नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सोशियोलॉजी विषय पे मैंने लगभग 200 से 250 से ऊपर वीडियोस अब तक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। सोशियोलॉजी में जो वीडियोस मैं लगातार आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ वो नेट के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीसीएस यानी पीजीटी की परीक्षाएं और यूं कहें तो कहा जाए तो हायर की वैकेंसीज जो लॉट ऑफ लेवल पे आती हैं उनके लिए, और बहुत से अन्य एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू छोटे छोटे होते हैं ऑप्शनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सारे पॉइंट को सारे वीडियोस यहाँ पर जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही कहा जाए तो फ्रूटफुल हैं। इसी प्रक्रिया में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत मैंने कल्चर पर एक पूरा सीरीज सीक्वेंस लगभग 20 से 25 वीडियोस का वो बना दिया है। आज मैं आपके लिए सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर पर पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर उपस्थित हुआ। सामाजिक संरचना यह शब्द आते ही हमारे माइंड मस्तिष्क में आता है कि समाज जो हम देख रहे हैं ये हमारी समाज है और इसके अंतर्गत जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं जी रहे हैं ये संरचना है। परंतु वास्तविक रूप से या गहराई से सोचें तो क्या मीनिंग है इस सोशल स्ट्रक्चर का। पहली बात, हम इसके शाब्दिक व्याख्या पर चलते हैं तो संरचना क्या होती है और समाज किसे कहते हैं। तो समाज साधारण रूप से अगर हम बात करें तो आपस में जो हम लोग रहते हैं ये हमारा समाज है। ये एक साधारण सी व्याख्या है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो या दो से अधिक लोग जब आपस में साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं तो इस प्रकार से उनके बीच में संबंधों का निर्माण होता है जिससे समाज निर्मित होता है। अब संरचना की बात करें तो शाब्दिक दृष्टिकोण से संरचना का मतलब होता है सुव्यवस्थित रचना, यानी ऐसी रचना जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से हुई हो उसे हम संरचना कहते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा एक सावयव, शरीर को हम सावयव कहते हैं। सावयव ये एक सुव्यवस्थित रचना है क्योंकि हर चीज प्रॉपर अपनी जगह व्यवस्थित है। हाथ, कान, नाक, मुंह सबका अपना एक कार्य है, एक स्थान है और वो वैसे ही व्यवस्थित होकर कार्य करता है। अभी अगर हम पैर की जगह हाथ लगा दें और नाक की जगह मुंह लगा दें यानी व्यवस्थित अव्यवस्थित कर दें तो फिर ये संरचना नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार से समाज में सुव्यवस्थित रचना होती है, उसे हम साधारण रूप से सामाजिक संरचना कहते हैं। अब संरचना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी रचना यानी समष्टि की इकाइयों, अंगों, अवयवों के ऐसे प्रतिमान के लिए किया जाता है। यानी अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना को साधारण रूप से क्या कहा जाए, संरचना शब्द का प्रयोग सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग जो है वो सामान्यतः किसी रचना यानी समष्टि की इकाइयों, अंगों और अवयवों को के ऐसे प्रतिमानित संबंधों के लिए किया जाता है जो अपेक्षाकृत स्थिर व स्थायी होते हैं, यानी वो जल्दी नहीं बदलते, उनमें बदलाव हम कम देखते हैं। अतः किसी वृहत रचना के विभिन्न अंगों अथवा निर्णायक तत्वों के आपसी संबंधों में जो एक व्यवस्था अथवा संगठन होता है उसे हम संरचना कहते हैं। यानी इस प्रकार से एक किसी भी एक व्यवस्था के अंतर्गत जो संबंध है, संगठन है, उनका एक क्रम है, एक व्यवस्था है, एक कार्य करने का तरीका है। हम इन सब चीजों को संयुक्त रूप से या व्यापक रूप से संरचना शब्द कहते हैं। संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है। क्या कहेंगे, संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है जिसे अपरिवर्तनीय माना जाता है। अपरिवर्तनीय यानी जो जल्दी नहीं बदलता, जो चेंज नहीं होता है, या अपेक्षाकृत स्वयं स्थायी होती है किंतु इसके अंग परिवर्तनशील होते हैं। यानी ये स्वयं में स्थायी होगा लेकिन इसके अंग बदलते हैं। इसके अंग बदलते हैं मतलब समाज की संरचना में हम देखें तो समाज की संरचना क्या हो सकती है, विवाह है, परिवार है, नातेदारी है, हम इसे समाज की संरचना मान सकते हैं। जो स्थिर है, जो बदलते नहीं है, यानी कि ये होता ही है, हर समाज में देखा जाता है, लेकिन इसके अंगों में जैसे विवाह के स्वरूपों में बदलाव होता है। तो ये क्या होगा कि ये स्थिर पक्ष है और संरचना का यह गतिशील पक्ष है। तो
वे स्थिर है और इसके अंदर जो व्यवस्था है उनमें बदलाव देखने को मिलता है। इस धारणा के अनुसार एक वनस्पति शास्त्री यानी कि एक बायोलॉजी के अध्ययन करने वाले, वनस्पति या बॉटनी के अध्ययन करने वाले किसी पत्ते की संरचना का वर्णन करते समय उसकी बनावट अथवा उसके विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों की व्यवस्था में एक रसायन शास्त्री किसी यौगिक की संरचना, उस यौगिक के निर्मायक कोशों तत्वों के संबंधों की व्यवस्था में एक जीव शास्त्री मानव शरीर की संरचना को उसके अंगों, सिराओं, कोशों, धमनियों की व्यवस्था के रूप में कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हर तत्वों की संरचना हो सकती है, चाहे वो वनस्पति शास्त्री यानी बॉटोलॉजिस्ट के द्वारा देखा जाए, चाहे वो एक रसायन शास्त्री के माध्यम से देखें या एक बायोलॉजिस्ट यानी जीव शास्त्री के माध्यम से देखें। एक समाज वैज्ञानिक की नजरिए से अगर हम देखें तो मानव समाज की संरचना को उसके अंगों अर्थात सामाजिक संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं, भूमिकाओं, परिस्थितियों, आदर्शात्मक व्यवस्था, मानदंड, मूल्य, ये सब अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों की ओर दिखाई देता है। जिस प्रकार किसी भौतिक संरचना जैसे मकान की रचना ईंट, बजरी, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि से होती है, ये मकान की निर्माणक इकाइयां हैं जिनसे मकान बनती हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का भी निर्माण भूमिकाओं, विविध दायित्वों, नैतिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों के द्वारा होता है। इन्हीं के द्वारा सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों की रचना होती है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग स्पेंसर और दुर्कीम की कृतियों से लेकर आधुनिक समाजशास्त्रियों के साहित्य में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। समानता इसका प्रयोग समाजों को निर्मित करने वाली एक या अधिक विशेषताओं के संदर्भ में देखा गया। फलतः यह शब्द कहीं कहीं व्यवस्था, संगठन, संकुलन, प्रतिमान, स्वरूप और यहां तक कि संपूर्ण समाज का पर्याय बनता जा रहा है। जब किसी सामाजिक समूह अथवा समाज की संरचना की बात की जाती है तब हमारा तात्पर्य उस समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के संपूर्ण ताने बाने से होता है। इस संबंधों में रासायनिक क्रिया, भूमिकाएं, रासायनिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन, भूमिकाएं, परिस्थितियां, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन, आदर्शात्मक व्यवस्था को हम सम्मिलित करते हैं। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना समाज को उसका आधारभूत स्वरूप प्रदान करता है ताकि सामाजिक व्यवहार को सीमाबद्ध किया जा सके यानी लिमिटेड किया जा सके। सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रकार की अवधारणाओं में भेद किया गया है। सामाजिक संरचना को स्वरूप के अर्थ में तथा सामाजिक प्रकार को सामाजिक संबंधों के प्रभाव के अर्थ में प्रयोग किया गया है। सामाजिक या संरचना किसी व्यवस्था के स्थिर पक्ष को तथा प्रकार उसके गत्यात्मक पक्ष को निर्देशित करती है या प्रतिबंधित करती है। यानी कि अगर हम देखें तो समाज में सामाजिक संरचना क्या है? स्थिर पक्ष है और उसमें जो गतिविधि हो रही है वो उसके प्रकार है। जैसे अभी मैंने कहा कि विवाह क्या है? ये एक समाज की संरचना है, लेकिन इसमें गतिविधि हो रही है, इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे विवाह का सामान्य स्वरूप पारंपरिक विवाह, प्रेम विवाह और अब संविदा विवाह में बदलता है। तो ये क्या हो रहा है? ये विवाह यानी संरचना में हो रही गतिविधि है और ये इसके प्रकार की ओर ले जाती है। अब इस प्रकार से देखें तो हमने कई चीजों को यहाँ पे मानदंड के रूप में देखें तो बहुधा संरचना और संगठन शब्दों को हम कई बार एक जैसा मान लेते हैं। ऐसा होता है कि हम संरचना को और संगठन को एक जैसा मान लेते हैं, परंतु ये भूल से भी दूसरे स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इन दोनों में अंतर है। संरचना किसी समष्टि के अंगों और भागों को संयोजन को प्रदर्शित करती है, यानी किसी साविया या कोई एक संपूर्ण व्यवस्था के भाग की संयोजन किस प्रकार से वो व्यवस्थित हुए, जबकि संगठन से तात्पर्य इन अंगों की गतिविधियों या कार्यकलापों या संयोजन से होता है। यानी इसके अंतर्गत ये अंग कैसे कार्य करते हैं ये संगठन है और ये अंगों की व्यवस्था संरचना है। अंगों की व्यवस्था संरचना है, उसके अंतर्गत होने वाले कार्य और गतिविधि को हम संगठन कहते हैं, जबकि अक्सर ये देखा गया कि लोग इसको एक जैसा मान लेते हैं।
समाज अमूर्त है, इसे हम देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। इसे हम दिखा या महसूस नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि हम समाज में रहते हैं, परंतु समाज में को महसूस नहीं किया जा सकता या देखा नहीं जा सकता। ऐसे में स्पष्ट है कि इसकी संरचना को देखा जा सकता है। यानी आप जिस समाज की बात करते हैं वो वास्तव में समाज नहीं, उसकी संरचना है। समाज वास्तव में अमूर्त है। ये हमें उसकी अनुभूति, उसकी बोध कैसे होती है? उसकी संरचना के माध्यम से होती है। जैसे आप विवाह को होते हुए देखोगे, ये समाज की संरचना है, लेकिन आप समाज को नहीं देख सकते हो। इस प्रकार से समाज को अमूर्त माना गया है। अब यहाँ पर पेंगुइन डिक्शनरी की बात करें तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य है समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच प्रतिमानित व्यवस्था तथा स्थायी संबंध। अब यहाँ पे कई विचारक हैं जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिन्होंने संरचना शब्द की सर्वप्रथम शब्द की व्याख्या करी। संरचना से उन्होंने कहा कि संरचना से स्पष्ट होता है कि अनेक इकाइयों, भागों आदि को जोड़कर एक सार्थक आकार बनाया जा सकता है। जैसे भवन को लें, अगर हम ईंट, बालू, सीमेंट, छड़, चूना आदि को एक स्थान पर रख दें तो इसे भवन नहीं कहा जा सकता, परंतु जैसे ही भवन निर्माण के नियम से या उन्हें व्यवस्थित करते हैं हम उसे भवन कहने लगते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संरचना को भी समझना होगा। तो एकदम स्पष्ट बात है कि भाई हम अगर अलग अलग तत्वों को एक जगह सजो दें तो क्या वह पूर्ण व्यवस्था बन जाती है? ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको दिया कि भाई ईंट है, पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, इन सब चीजों को एक जगह एकत्रित कर दें तो क्या ये भवन है? नहीं। लेकिन अगर इन्हीं को व्यवस्थित कर दें, ईंटों की जुड़ाई कर दें, सरिया से बीम दे दें और सारी चीजों को व्यवस्थित करके तो देखें तो यही भवन का निर्माण कर देता है, मकान का निर्माण कर देता है। टालकट पार्सन्स के अनुसार संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थितियां और भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करने के लिए सामाजिक संरचना का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों से होता है। इन्हीं इकाइयों के कारण व्यक्ति को समाज में निश्चित स्थान प्राप्त होता है। पार्सन्स के लिए सामाजिक संरचना अमूर्त है। अब यहाँ पर कई बार यह प्रश्न किया गया है कि क्या सामाजिक संरचना अमूर्त है? तो देखिए, साधारण रूप से हम सामाजिक संरचना को अमूर्त नहीं कह सकते, लेकिन पार्सन्स ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाज की संरचना को अमूर्त माना है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया। पार्सन्स ने इसे परिभाषित करते हुए एक जगह पे लिखा है कि यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस आधार पर सामाजिक संरचना को अमूर्त माना। अगर हम स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर की रचना से करते हैं। जिस प्रकार हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट आदि अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े या जुड़कर शरीर नामक एकीकृत इकाई बनाते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयां जैसे परिवार, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कानून, धार्मिक व्यवस्था आदि आदि एकीकृत होकर समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। स्पेंसर ने माना है जैसे जैसे समाज की विभिन्न इकाइयों में जटिलता आती जाती है वैसे वैसे समाज की संरचना भी जटिल होती जाती है। वहीं मर्टन स्पेंसर से सहमत नहीं दिखते हैं। इनके अनुसार शरीर की भांति सामाजिक संरचना के सभी अंग योगदान यानी प्रकार्यात्मक ही नहीं करते, यानी प्रकार ही नहीं करते, कई बार वे दुष्प्रकार्य भी हो जाते हैं, अर्थात वे सामाजिक संरचना को क्षति भी पहुंचाते हैं। इस प्रकार मर्टन के अनुसार जहां कुछ इकाइयां सामाजिक संरचना के स्थायित्व में योगदान करती हैं, प्रकार्यात्मक होती हैं, वहीं कुछ इकाइयां सामाजिक संरचना को क्षति यानी दुष्प्रकार्यात्मकता भी पहुंचाती हैं। जैसे हम धर्म को लें तो अगर धर्म समाज में नैतिकता, व्यवहार में नियंत्रण आदि स्थापित करता है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव, दंगे, फसाद भी इसी को जिम्मेदार मानते हैं। यानी धर्म एक तरफ लाभ भी पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ हानि भी पहुंचा रहा है।
रेमंड फर्द की बात करें तो 1964 में उन्होंने सामाजिक संगठन को विधिक नियम और सामाजिक प्रणाली यानी सिस्टम के रूप में सामाजिक संरचना को इन नियमों के वास्तविक रूप में पालन किए जाने के रूप में देखा। इन दोनों के बीच के अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए सामाजिक संरचना, मानव शरीर की रचनाशास्त्र यानी एनाटॉमी और सामाजिक संगठन को मानव शरीर के क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी से तुलना की जा सकती है। अब अगर हम अन्य विचारकों की बात करें तो सबसे पहली बात हम नडेल पे आएंगे। नडेल ने क्या कहा? इनके अनुसार सामाजिक संरचना मूर्त होती है। अब ये नडेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नडेल है, रेडक्लिफ ब्राउन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आता है कि किसने समाज की संरचना को मूर्त माना, किसने समाज की संरचना को अमूर्त माना। अभी पार्सन्स के विषय में मैंने बताया, उन्होंने समाज की संरचना को अमूर्त माना। साधारण रूप से समाज की संरचना को मूर्त माना जाता है। किसने माना? नडेल इसके समर्थक हैं। उन्होंने कहा समाज की संरचना मूर्त होती है जिसे सदस्यों के व्यवहारों में देखा जा सकता है। इनके लिए क्या है? सामाजिक संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को व्यक्त करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या पॉइंट है कि समाज की संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को व्यक्त करता है जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। अब ये जो आपस में लोगों की क्रमबद्धता है, व्यवहार है, प्रतिमान है, ये एक्चुअली क्या है? ये एक प्रकार से ज्यादा स्थिर है और स्थायी है। अब यहीं पर अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो उन्होंने सामाजिक संरचना को गतिशील माना, कहा ये बदलती रहती है, जबकि सभी ने लगभग सामाजिक संरचना को स्थिर पक्ष माना और उसके प्रकार को गतिशील पक्ष माना। ठीक है, लेकिन इन्होंने सामाजिक संरचना को ही गतिशील माना। ये एक प्रश्न बनता है, किसने समाज की संरचना को गतिशील माना? क्यों? क्या कहा इन्होंने इस संबंध में? इन्होंने कहा कि ये सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता के रूप में देखते हैं। इनके लिए सामाजिक संरचना मूर्त है, यानी लोगों की जो क्रमबद्धता है, आपसी स्वरूप है, आपसी व्यवहार है, ये दिखाई देता है, इसलिए समाज की संरचना मूर्त है। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबद्धता को सामाजिक संरचना का अंग माना जा सकता है। वहीं लेवी स्ट्रॉस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना मानसिक प्रत्यय है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने समाज की संरचना को मेंटल कॉन्सेप्ट माना, मानसिक प्रत्यय माना? किसने समाज की संरचना को मस्तिष्क की गतिविधियों की उपज माना? लेवी स्ट्रॉस। ये अक्सर पूछा जाता है। इनके अनुसार सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर हम स्ट्रॉस के अनुसार देखें तो स्ट्रॉस कहते हैं कि हम भाषा बोलते हैं, इसीलिए इन्हें भाषा विज्ञानी भी बोला गया। भाषा क्या है? हम कहते हैं ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरे मित्र। अब मित्र भाषा में हमने बना दिया, ये बहन है, ये भाई है। क्या वास्तव में भाई बहन कोई कॉन्सेप्ट है? अगर इनके अनुसार देखें तो ये तो भाषा का कॉन्सेप्ट है। भाषा क्या है? भाषा मस्तिष्क की उपज है, रियलिटी में कोई कुछ नहीं है। जैसे हम अन्य जानवरों में देखते हैं कि ना कोई भाई ना कोई बहन, वहां सेक्स के लिए भाई और बहन के बीच में कोई अंतर नहीं होता, परंतु मनुष्यों में है, क्योंकि मनुष्य ने इसे मेंटल कॉन्सेप्ट विकसित कर रखा है। वहां जानवरों में मेल और फीमेल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मनुष्यों में क्या है? मेल और फीमेल सोच है, भाई और बहन की एक सोच है। हम सिर्फ मेल और फीमेल नहीं, भाई बहन को सोचते हैं। इस प्रकार से हमने भाई बहन का कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में डेवलप कर रखा है। और इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक संरचना वास्तव में कुछ नहीं है, एक मानसिक प्रत्यय है। अगर विवाह हो रहा है तो विवाह क्या है? मेंटल कॉन्सेप्ट है। यौन संतुष्टि या यौन की स्वच्छता को एक प्रकार से समाज के अनुरूप सही तरीके से करने की एक व्यवस्था है। और इस प्रकार से देखें तो ये मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट है, मेंटल कॉन्सेप्ट है। ये लेवी स्ट्रॉस ने माना। अब अगर हम कार्ल मैनहीन को देखें तो सामाजिक संरचना को उन्होंने सामाजिक शक्तियों का एक जाल कहा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल कहा? क्योंकि जो समाज की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये मिल करके समाज की संरचना बनाती हैं और एक प्रकार से लोगों को इस भंवर में एक नियंत्रित रूप से बांधती है, बांधने का कार्य करती है। इसलिए सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। रेडक्लिफ ब्राउन ने जहां सामाजिक संरचना को एक गतिशीलता, निरंतरता माना, वहीं रेमंड फर्द ने सामाजिक संरचना को संगठन और सामाजिक संरचना में भेद करके व्यक्त किया। इवांस प्रिचार्ड ने सामाजिक संरचना की मूल इकाई व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को माना।
इसी प्रकार पीटर ब्लाउ ने औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संरचना में अंतर व्यक्त किया। मेजर फोर्टिस के अनुसार आनुभाविक यथार्थता का अमूर्तीकरण संरचना का रूप ले लेती है, यानी जो भी हम अनुभव करते हैं यथार्थ रूप से उसको उसके अमूर्तीकरण यानी उसको जो दिखाई नहीं देता हमारा अनुभव वही हमारी संरचना का स्वरूप ले लेता है। अब इस प्रकार से हम समग्र रूप से देखें तो सामाजिक संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। पहली बात, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य पक्ष को या बाह्य तत्व को अभिव्यक्त करता है, यानी सामाजिक संरचना समाज से बाहर है, भले ही वो समाज द्वारा निर्मित है परंतु समाज को संचालित करने लगता है। दूसरी बात, समाज की संरचना इनकी इकाइयों की एकीकृत व्यवस्था है। ये सबसे पहली बात है कि समाज की संरचना क्या है, समाज की इकाइयों की एक व्यवस्था है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसे तीसरी बात कहें, इसे समाज के स्थायी होने का बोध होता है। क्या होता है कि समाज स्थायी पक्ष है। और चौथी बात देखें तो सामाजिक संरचना अमूर्त है, क्योंकि समाज तो स्वयं अमूर्त है। अब मोटी मोटी बातों में, जबकि कुछ ने इसे मूर्त माना, किसने इसे अमूर्त माना, लेकिन यहां पर हम मूल रूप से देखें तो समाज की संरचना भी अमूर्त है, क्योंकि समाज स्वयं में अमूर्त होता है। सब और पांचवी बात कहें तो सभी समाजों की सामाजिक संरचना भी अलग अलग होती है। हर समाज में समाज की संरचना को हम बदलते हुए देखते हैं। यानी अगर हम देखें तो भारतीय समाज की एक अपनी संरचना है और उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हिंदू समाज की एक अपनी संरचना है। तो हर समाज में मुस्लिम समाज में अलग संरचना है। अब हर देश के अनुसार वहां के अकॉर्डिंग ये संरचनाएं बदलती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पर जो आपको कंटेंट्स बताए वो काफी फ्रूटफुल लगे होंगे, यूटिलिटीफुल लगे होंगे और काफी आपके लिए काम आएंगे। तो मैंने आज आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया। मैं जल्दी बहुत से और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ सोशियोलॉजी के अंतर्गत यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।